This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची मरकज़ से मैं हूं आपका मेज़बान खलील अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आप और कारोबार। तेल की कीमतों में कमी हुई, लेकिन पाकिस्तान को क्या उसका फ़ायदा पहुंचा है या नहीं? अगर हम बात करें तो तकरीबन अगर कोई 6, 7 या 8 अरब डॉलर की सेविंग हुई है। हम बाय एंड लार्ज जब ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो तकरीबन 14 से 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स, यानी हमारी इंपोर्ट का तकरीबन 1/3 33% ऑफ द टोटल इंपोर्ट बिल जो हमारा है वो ऑयल की मद में ही होता है। जब इतना ज़्यादा पैसा हम पे करते हैं और तकरीबन 1-1.5 साल में ये जो प्राइसेस में इतनी कमी हुई, बल्कि इतनी ज़्यादा कमी हुई कि जून 2014 में जो $115 फ़ी बैरल प्राइसेस थी वो फरवरी 2016 में $27 फ़ी बैरल तक पहुंच गई और पाकिस्तान को इसका ऑफ कोर्स बेनिफिट पहुंचा। अगर 6, 7, 8 अरब डॉलर की सेविंग होती है बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, तो क्या इससे कोई बेनिफिट हम कर पाए हैं या नहीं? पाकिस्तान में हम अक्सर ये बात करते हैं, बल्कि जब एनालिसिस करते हैं कि जी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअली। नंबर 1 कि हम अपनी इकॉनमी में ऐसा डाइवर्सिफिकेशन तो कर पाए ही नहीं है। हमारा फोकस अगर हम बात करें बरामदात के हवाले से ज़्यादा फोकस टेक्सटाइल पे ही रहता है। क्यों हम डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाए? नंबर 2 अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप ऐसा हम कर ही नहीं पाए। बातें तो बड़ी करते हैं, जब भी बजट आता है एलोकेशन होती है कि जी ये चीज़ें बनाएंगे। पिछले माली साल में भी अगर मैं देखूँ तो PSDP की जो एलोकेशन थी 700 बिलियन रुपीज़ की, कितना खर्च हुआ? 60-70% भी बड़ी मुश्किल से खर्च होता है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से एक तो एक डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर पाए, दूसरा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसा हम डेवलप कर ही नहीं पाए। एंड नंबर 3 द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम आखिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों नहीं रखते हैं, जब चाइना को दुनिया की वर्कशॉप कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप कहा जाता है कि वहाँ पे जी हर चीज़ बनती है। हम अगर वैसा नहीं तो कम से कम जो हमारी सकत है, जो हमारी क़ुव्वत है, उसके मुताबिक तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तेल की कीमतों में बेतहाशा कमी हुई। इस वक्त थोड़ा बहुत हम रीबाउंड देख रहे हैं। अगर $48-49 फ़ी बैरल तक आई तो बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर ये प्राइसेस कहाँ जाएंगी, पाकिस्तान को कितना ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा? वैसे अगर हम देखें तो इस वक्त की सूरत हाल को देखते हुए तो जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, मंथली रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एजेंसी फॉर एनर्जी, जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है IEA, उसके मुताबिक तो ये है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि थोड़ा बहुत रीबाउंड देखा जा सके। अभी जो रीबाउंड होगा उसकी वजूहत क्या हैं? क्या वजूहत ये हैं कि नाइजीरिया में या फिर लीबिया में जो पाइपलाइन सेपोटेज होता है, इनसिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से होगा, या फिर कनाडा में जो रिसेंटली हमने देखा कि वाइल्ड फायर्स, आग वगैरह लगी, तो वहाँ पे कोई 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन इस वक्त तो बंद हुई हुई है। क्या ये वजूहत हैं जिसकी वजह से इस वक्त हम कोई $48-49 फ़ी बैरल देख रहे हैं? या फिर अगर हम देखें तो जब ये पिछले कोई 1-1.5 साल में प्राइसेस में हमने काफ़ी ज़्यादा जो कमी देखी, तो उसमें अगर डिमांड की बात करें तो ज़्यादातर डिमांड जो है वो भारत से ही आ रही थी। आने वाले दिनों में डिमांड का सिनारियो कैसा रहेगा? प्रोडक्शन की बात करें तो मीटिंग्स तो होती रही हैं ओपेक नॉन ओपेक मेंबर्स की। ओपेक की बात करें, नॉन ओपेक मेंबर्स की बात करें तो रिसेंटली जो 17 अप्रैल को मीटिंग हुई थी दोहा में, जिसमें ओपेक जो कि तकरीबन 40% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन करता है, और फिर नॉन ओपेक मेंबर्स जिनमें अगर बड़े नामों की बात करें तो ऑफकोर्स रशिया सर फहरिस्त है, वेनेजुएला की हम बात करते हैं। क्या आने वाले दिनों में तमाम की तमाम जो सूरत हाल है वो इस तरफ जाएगी कि ऑयल प्राइसेस में इंक्रीज देखेंगे या नहीं? इसके अलावा अगर हम देखें तो ईरान की प्रोडक्शन की बात करें कि जनवरी में जब सैंक्शंस हटे तो उसके बाद से लेकर अब तक की बात करें, और पिछले महीने की मैं जब फिगर्स देख रहा था तो ईरान की प्रोडक्शन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे की प्रोडक्शन ईरान की थी पिछले महीने में, और ये मज़ीद अगर इसमें इजाफा होता है तो क्या वही फिर ऑयल ग्लट का सिनारियो होगा, या ऑयल प्राइसेस में हम कमी देखेंगे बिकॉज ऑफ सम वॉट फ्रीज इन द प्रोडक्शन? क्या होने जा रहा है? अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया की इकॉनमी को तो ज़ाहिर है इससे धचका काफ़ी ज़्यादा लगा होगा। अगर पिछले हम साल की बात करें, हम डेफिसिट की अक्सर बात करते हैं, कोई $87 बिलियन का डेफिसिट हुआ। फिर अगर हम इकनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो इस साल तो सऊदी अरेबिया की इकनॉमिक ग्रोथ जो फोकास्ट की जा रही है वो कोई हार्डली 1.5% ही होगी। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए
आने वाले दिनों में क्या फोरकास्ट किया जा सकता है कि प्राइसेस किस तरफ जाएंगी, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएंगी, नीचे की तरफ जाएंगी, और फिर हमारा जो बजट आने वाला है, आने वाले बजट में हम जो अपनी एक्सपेंसेस को रखते हैं, अपने रेवेन्यू की फिगर्स को रखते हैं सामने, हमारे एक्सपेंसेस अगर प्राइसेस कम होती हैं तो क्या होंगे और पाकिस्तान को इसका बेनिफिट क्या मिलेगा। ये तमाम इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे। इसी हवाले से आज हमें स्टोरीज में ज्वाइन किया है सुहेल अहमद भट्ट साहब ने, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट हैं। सुहेल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं आपको। थैंक यू, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया खलील साहब। यू ऑलवेज़ वेलकम। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऑयल प्राइसेस को कहाँ देख रहे हैं, अगर इस सिर्फ कैलेंडर ईयर की बात करें। आज हम जब बात कर रहे हैं तो मई का महीना तकरीबन ख़त्म होने को आया है, बाकी जो 7 मंथ्स हैं ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कैसी देख रहे हैं सूरत? जी, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि इस साल प्राइसेस जो हैं वो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो क्रूड ऑयल प्राइसेस अराउंड जनवरी फरवरी they touched the lows of $27 and 13 year lows 13 year low थी, और right now the price जो है वो 49.5 और $50 को टच कर रही है, which means कि the price has recovered by almost 75-80% since the lows of the current year. अभी फ्यूचर में अच्छा जो प्राइसेस जो का सिनेरियो जो अगर हम देख रहे हैं तो उसकी दो वजूहात बुनियादी हैं। एक तो होती है एक नेचुरल डिमांड एंड सप्लाई साइकिल होता है जिसकी वजह से प्राइसेस जो है वो इम्पेक्ट होती हैं। डिमांड एंड सप्लाई साइकिल में भी जो है ना इमर्जिंग इकोनॉमीज़ लाइक इंडिया एंड चाइना, उनके जो फैक्टर्स जो हैं जो कि ऑयल की डिमांड को क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिक रिलेटेड होते हैं और वो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ वो चलते हैं। एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट कि जो इंक्रीज़ आ रही है, वॉल्यूमेट्रिक इंक्रीज़ आ रही है इन डिमांड, दैट इज़ मोर बिकॉज ऑफ आइदर इंडियन और मे बी चाइनीज़ और सम अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़। एक और फैक्टर जो बहुत ज़्यादा प्ले करता है वो फाइनेंशियल एंड स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस हैं रिलेटेड टू ऑयल ट्रेडिंग है, उससे भी ऑयल प्राइस जो है वो अप एंड डाउन होती है। उसमें जो सिग्निफिकेंट प्लेयर्स हैं ऑयल ट्रेडिंग के वो आइदर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग कवरिंग या वो इस तरह के डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पे वो ऑयल की जो प्राइस भी फ्लक्चुएट होती है, उनकी डिमांड और उनकी सप्लाई भी इम्पेक्ट होती है। तो ये 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ऑयल की प्राइस को इम्पेक्ट करेंगे। अभी जो ऑयल प्राइस बढ़ी है इन द लास्ट 5 months फ्रॉम 27 to $49 प्लस, उसकी कई वजूहात हैं। उसमें ये है कि बिकॉज द प्राइसेस वर वेरी लो, सबसे पहले तो शेल ड्रिलिंग जो है यूनाइटेड स्टेट्स में वो कम हुई या वो जो शेल ड्रिलर्स थे दे वेंट आउट ऑफ बिजनेस, तो यूएस की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई। एक फैक्टर ये था प्रिंसिपल, और साथ ही समर मंथ्स की वजह से गैसोलीन की डिमांड जो है नॉर्मली समर मंथ्स में यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप में बढ़ जाती है काफ़ी। तो यूएस की जो कंजम्पशन पैटर्न है उसमें आउट ऑफ द 14-15 मिलियन बैरल्स अ डे में से तकरीबन 9 से 10 मिलियन बैरल्स अ डे जो है वो सिर्फ गैसोलीन की कंजम्पशन में इस्तेमाल होता है। तो इफ़ द डिमांड फॉर गैसोलीन गोज़ अप, the price of crude oil across the world goes up as well, and this is precisely what has happened. So with the shrinking supply because of shale drillers and because of higher demand because of the summer months has ब्रॉड द प्राइसेस अपवर्ड्स। इसके साथ ही जो कुछ होता रहा है पिछले 2 महीनों में, वो सबसे पहले तो पोस्ट दोहा की कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना वो कुवैत ऑयल कंपनी में स्ट्राइक हुई जिससे कि 1.5 मिलियन बैरल्स अ डे शेव ऑफ हो गए। फिर उसके बाद जो है वो लीबिया का भी और नाइजीरिया में भी जो है वो जो पाइपलाइंस जो या इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज़ की वजह से वहाँ से भी जो है आपकी जो सप्लाई तकरीबन 1.5 से 2 मिलियन बैरल्स कम हुई। उसके बाद फिर कैनेडियन ऑयल सैंड्स का जो फोर्ट मैकमरी का जो इलाका है वहाँ पे जो वाइल्ड फायर्स आई, उससे भी कि कैनेडियन सप्लाई अराउंड 1.2 मिलियन के करीब जो है ये अफेक्ट हुई है। तो रफली 2 to 3 मिलियन बैरल्स अ डे सिंस द दोहा कॉन्फ्रेंस 17 अप्रैल से 2.5 से 3 मिलियन बैरल्स अ डे की इस वक्त जो है ना वो सप्लाई शॉर्टेज हुई है बिकॉज ऑफ दिस अवॉइडेबल जो सिनेरियोज हुए हैं एक्सेप्ट द फायर ऑफ कोर्स। तो उसकी वजह से जो है ना प्राइस रिबाउंड होते होते अब आप देख रहे हैं कि ये 50 के करीब पहुंच चुकी है। येस, अब गोइंग फॉरवर्ड सिनेरियो क्या होगा, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ए वेरी $1 मिलियन क्वेश्चन। लेकिन इन माय व्यू इस वक्त जो मेन फैक्टर जो डिटरमिन करेगा, क्योंकि जो
डिमांड है ऑन दी गैसोलीन साइड वो तो हायर रहेगी इन मई, जून, जुलाई, अगस्त तक ये हाई रहेगी। और जो डिटर्मिनिंग फैक्टर होगा वो इन्वेंट्री एंड स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल इन द वर्ल्ड होगा, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड बेसिस पे 3 बिलियन बैरल से ज़्यादा है। अमेरिका की जो है ना वो 89-90 ईयर्स हिस्ट्री में इस वक्त जो उनकी अमेरिकन जो स्टोरेज इन्वेंट्री है उनको वो 543 मिलियन बैरल्स है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द लास्ट 80-90 ईयर्स। अगर तो स्टोरेज जो है ये मैनेज नहीं कर पाते और वो इट इज़ क्लोजर टू fully tanked up, then the prices will fall very sharply in that scenario, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो तो रहेगी उसी तरीके से, और जो शेल ड्रिलर्स हैं वो दे कैन शट ऑन एंड शट ऑफ इन बिटवीन। लेकिन जो इसी पे अगर हम देखें तो रिसेंटली ये जो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल GCC और अमेरिका के दरमियान जो हम शेल ड्रिलर्स की बात कर रहे हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एंड द GCC, जो इकोनॉमिक डायलॉग की हम बात करते हैं, हाउ इफेक्टिव दिस इकोनॉमिक डायलॉग हैज़ बीन इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल? देखिए, इकोनॉमिक डायलॉग में जो GCC कंट्रीज़ हैं उनके भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स हैं, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को शॉर्ट टर्म में नहीं देख रहे, वो लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हैं। ठीक है, अमेरिका बिकॉज ऑफ देयर इन्फ्लुएंस इन द GCC कंट्रीज़ इज़ आल्सो ट्राइंग कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं ये बैलेंसिंग की तरफ जाएं, विच मींस दे आर नाइदर टू हाई नॉर टू लो। उनकी इकोनॉमिक कंपल्शंस भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, बिकॉज उनका जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दी oil prices being down, because of many companies filing for bankruptcy, principally in the shale oil and gas drilling area. उनकी जो financial sector में जो है वो they are now increasing their reserves against bad debts, उनको लोन रिपेमेंट्स नहीं हो रही, उनको इंटरेस्ट रिपेमेंट्स नहीं हो रही। तो उसकी वजह से अमेरिका की कंपल्शन ये है कि प्राइसेस जो हैं वो इतनी हों कि उनकी इकोनॉमी हर्ट ना हो, एंड एट द सेम टाइम दे कैन कीप इम्पोर्टिंग रिलेटिवली चीपर ऑयल, बिकॉज वो इम्पोर्ट भी करते हैं या एक्सपोर्ट भी करते हैं अमेरिका, दे हैव abundant oil and gas reserves. तो डायलॉग में जो है अब अरब कंट्रीज़ स्पेशली लेड बाय सऊदी अरेबिया, दे आर आल्सो, आई एम श्योर, उन्होंने भी अगले 5-10-15 साल का जो सिनेरियो एनालिसिस किया है, एंड आई बिलीव राइटली सो दैट ऑयल एंड गैस और व्हाट यू कॉल फॉसिल फ्यूल्स, जिसमें कोल, ऑयल एंड गैस, उनकी अब जो लॉन्ग टर्म जो है ना उनकी जो आउटलुक है दैट इज़ नॉट वेरी वेरी ब्राइट बिकॉज ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी फैक्टर, बिकॉज ऑफ द technology factor. That is one reason Saudi Arabia has planned a sovereign fund of $2 trillion. Diversification of the economy. They want to move beyond oil. कि oil के बाद हमारी इकोनॉमी को किस तरह चलना है, तो उनमें भी रियलाइजेशन है। तो वो अब ये नहीं करेंगे इस GCC कंट्रीज़ कि वो ऑयल प्राइसेस को इतना बढ़ा दे कि उनके जो कंपेटिटर्स हैं वो मार्केट शेयर उनका ले जाएं। तो अभी द बैटल इज़ दैट द GCC कंट्रीज़ प्रिंसिपली लेड बाय सऊदी अरेबिया, दे वांट टू रिटेन एंड expand their market share as long as the oil era lasts. अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि हम सऊदी अरेबिया की अगर हम बात करें कि अली अल नईमी जो 20 साल से ज़्यादा एक ओहदे पे फायज रहे, अब हमने रिसेंटली देखा कि ही हैज़ बीन रिप्लेस्ड, तो क्या इससे भी कोई इम्पैक्ट है कि डिसीजन मेकिंग में, या ज़ाहिर है जब अगर मैं आपकी बात करूँ, अगर आपने 30-35 साल एनर्जी सेक्टर में गुजारे हैं और PSO में आप डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे, जी, बाकी ट्रेडिंग में भी आप डिप्टी मैनेजिंग रहे, तो ज़ाहिर एक एक्सपीरियंस होता है ना, जी, वो एक्सपीरियंस जो है वो डिसीजन मेकिंग में बड़ा एक अहम किरदार अदा करता है। जी। आप समझते हैं कि अब ये रिप्लेसमेंट हुई है अली अल नईमी की, दिस मे लीड टू ईदर इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑयल प्राइसेस? देखें, जो नईमी थे, मिस्टर नईमी, ही वाज द आर्किटेक्ट बिहाइंड दिस स्ट्रेटजी to retain the market share and not to let the prices grow very high, which will basically be creating competition for them in the form of shale drillers or other forms of oil production. क्या ये कहना दुरुस्त होगा? मैं 1-2 लोगों से बात करता हूँ कि उन्होंने कहा कि हर सुबह दुनिया एक बंदे की तरफ देखती थी कि इस बंदे का डिसीजन क्या होगा। जी। कि अली अल नईमी जब सोकर उठेंगे तो एक डिसीजन लेंगे और उससे
इम्पैक्ट आता है। इज़ इट ट्रू, इज़ इट सो? ये काफ़ी हद तक सही है, बिकॉज पूरी जो ऑयल सप्लाई की चेन है उस 92 मिलियन बैरल्स अ डे की जो दुनिया की एक डिमांड और सप्लाई का जो रिक्वायरमेंट है, उसमें 1/3 जो है वो ओपेक कंट्रीज़ कंट्रोल करते हैं। ओपेक कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, हाँ, वो सऊदी अरेबिया है। तो अब 1/3 ऑफ वर्ल्ड सप्लाई को अगर एक ग्रुप बड़ा स्ट्रांगली कंट्रोल कर रहा है और मैनेज कर रहा है, तो डेफिनेटली सब आंखें उसी तरफ थी, नईमी साहब की तरफ थी, और वो बिल्कुल इस स्ट्रेटजी को लेके चल रहे थे। बल्कि उन्हीं को इस चीज़ का वो क्रेडिट भी दिया जाता है कि भाई ये ऑयल प्राइसेस कहाँ $115 पर बैरल थी, तो प्राइसेस केम डाउन। तो वो एक स्ट्रेटजी के तहत ये सारा कुछ कर रहे थे, और वो स्ट्रेटजी मोर और लेस अभी भी कायम रहेगी। उसमें ज़्यादा फंडामेंटल शिफ्ट नहीं आएगी। उसमें सिर्फ ये होगा कि अब जो नए ऑयल मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, ही इज़ दी सेकेंड इन कमांड इन सऊदी अरेबिया एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन हु इज़ मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ दी सऊदी अरेबियन इकोनॉमी को भी वो बड़ी अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं। तो वो अब ये देख रहे हैं कि उन्होंने अब ये $2 ट्रिलियन का जो फंड किया है, और ये जो डेवलपमेंट करनी है वो ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड, वो उसको ऑयल पर अपनी इनकम को मैक्सिमाइज करके किस तरीके से चल सकते हैं। आई अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर हम बैनुल-अक़वामी सिनारियो को डिस्कस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर हम जो पाकिस्तान का सिनारियो उस पर नहीं आ पाएंगे। तो ब्रेक से पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम पूरा जो सिनारियो है उसको डिस्कस कर लें कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान, ईरान जब जनवरी में सैंक्शंस हटे उसके बाद से जो तेज़ी आई है प्रोडक्शन में 3.6 मिलियन बैरल्स अ डे, इट्स अ बिग इंक्रीज़, और बड़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इस पर दो राय नहीं है कि सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान रिफ्ट तो मौजूद है। रिसेंटली जब मीटिंग हुई थी 17 अप्रैल को दोहा में, उसमें भी ईरान ने पार्टिसिपेट नहीं किया। इनिशियली तो था ना पार्टिसिपेशन का। रशिया बीइंग ए स्ट्रॉन्ग मेंबर आल्सो, जिनका लीन्स टुवर्ड्स ईरान आल्सो। अब इस तमाम सूरत को देखते हुए और जितनी तेज़ी से ईरान की प्रोडक्शन ऊपर बढ़ रही है और एक्सपोर्ट में भी हम इजाफा देख रहे हैं, एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि अली अल नईमी इज़ नो मोर द मिनिस्टर। 20 साल का तजुर्बा, 20 साल से ज़्यादा का तजुर्बा, अब नए मिनिस्टर आए हैं। एक तरफ नए मिनिस्टर, दूसरी तरफ 17 अप्रैल की जो मीटिंग थी दोहा में वो सच कामयाब नहीं रही। तीसरी तरफ कनाडा में जो वाइल्ड फायर्स हुई हैं, जो मिकमरी में 1.2 मिलियन बैरल्स की जो इस वक्त शट डाउन हुआ है। तीसरा कुवैत की आपने रिसेंटली बात बताई कि इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग हुआ। चौथा ईरान की प्रोडक्शन बढ़ी। अब ये तमाम चीज़ों को देखते हुए लग तो यही रहा है कि इस माली साल में भी, या इस कैलेंडर ईयर की बात करें तो अगले जो 7 महीने हैं उसमें प्राइसेस इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाएंगी जितना कि ख्याल जाहिर किया जा रहा है। लग ये रहा है कि शायद $40 से $50 फ़ी बैरल तक ही रहेंगी। क्या तर्जीह है आपका? आई थिंक मैं आपके तर्जीह से भी एग्री करता हूँ कि प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगी, क्योंकि अगर ये $50 के ऊपर जाती हैं तो एक तो यूनाइटेड स्टेट्स के शेल ड्रिलर्स हैं, दे कम टू लाइफ, और उससे सप्लाई बढ़ जाएगी, और फिर वो सप्लाई डिमांड इक्विलिब्रियम की वजह से प्राइसेस पे डाउनवर्ड प्रेशर रहेगा। तो प्राइसेस जो मैं देख रहा हूँ इन द नेक्स्ट 6-7 मंथ्स, वो बल्कि सप्लाई ग्लट में अब इजाफा होगा, क्योंकि देखें ये जो कैनेडियन ऑयल सैंड्स में फोर्ट मैकमरी में जो इज़ ऑन फायर, वो भी एक्सटिंग्विश हो जाएगी। 1 मिलियन बैरल्स अ डे विल बी अवेलेबल। नाइजीरिया का भी सेटलमेंट हो जाएगी। हुई है कनाडा में, काफ़ी हुई, लोग जो है ना बड़े परेशान, वहाँ से जो इवैक्यूएशन वगैरह हुई है बड़ी तेज़ी से वो आग लगी है। जी। तो वो ये कि नाइजीरिया में भी कोई सेटलमेंट हो जाएगी विद दिस मिलिटेंट्स जो कि पाइपलाइंस को ब्लो कर रहे हैं, एंड पहले भी एक दफ़ा ऐसे हो चुका है। एंड देन द गवर्नमेंट एट दैट टाइम इन नाइजीरिया दे हायर्ड दोज मिलिटेंट्स के टू प्रोटेक्ट एंड बी इन द जॉइन अ सिक्योरिटी फोर्स टू प्रोटेक्ट दोज पाइपलाइंस एंड टू गिव देम हैवी बेनिफिट। अब जो विड्रॉ किया उसकी वजह से ये दोबारा रिएक्शन हो रहा है। तो क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि जो बोको हराम में तकरीबन 267 स्कूल गर्ल्स को अपडेट किया गया था, कोई 2-3 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है उसको, उसमें जो कल की खबर है कि एक लड़की वापस आई, वो मिलिट्री की वजह से हैं, जो भी एक्चुअली कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थी जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पे देख रहा था, उसको देखते हुए क्या ये अक्स किया जा सकता है कि नाइजीरिया में इस वक्त हुकूमत के दरमियान
और चाहे वो हम बोको हराम की बात करें या किसी और मिलिटेंट विंग की, जिसकी भी वो बात करते हैं, उसमें एक पैचअप होने जा रहा है जिसकी वजह से वहाँ पे सूरत हाल बेहतर होगी, फिर ऑयल प्रोडक्शन में इजाफा होगा। आई सी दैट कि ये होगा इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स जो है नाइजीरिया में ये स्टेबलाइज होगी, उनमें कोई ना कोई एग्रीमेंट तय पा जाएगा, बिकॉज जो द रीज़न कि ये मिलिटेंट्स हैव रिएक्टेड अगेंस्ट दी पाइपलाइंस इज़ बिकॉज कि उनको बड़े हेफ्टी अमाउंट्स और उनको इनकरेज करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस में उनको इंडक्ट किया गया था टू प्रोटेक्ट द पाइपलाइंस रादर देन ब्लो, वो पैकेज उनके लिए बड़ा सही था, जो कि इस गवर्नमेंट ने आके वो विदड्रॉ किया पार्टली, जिसकी वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं और उससे नाइजीरिया को भी नुकसान हो रहा है एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड वाइड वो प्राइसेस में भी उसका इफेक्ट पड़ रहा है। विल कंटिन्यू विद दिस। वेल नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं ऑयल प्राइसेस के हवाले से। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं तेल की कीमतों के हवाले से। पाकिस्तान का आने वाला बजट फॉर 2016 एंड 17 उसमें क्या ऐसी स्ट्रेटजीज़ होंगी कि अगर ऑयल प्राइसेस में इजाफा होता है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, ऑयल प्राइसेस में कमी होती है तो उसको कैसे टैकल करेंगे, उसका बेनिफिट कैसे होगा, और पाकिस्तान की एनर्जी स्ट्रेटजी क्या है। इसी हवाले से सोहेल साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि यू बीइंग द स्ट्रेटजिस्ट योरसेल्फ, जिन पोजीशंस पे आपने काम किया उसमें ज़ाहिर है प्लानिंग एक बड़ा अहम किरदार अदा करती है। जी। हमारी प्लानिंग पाकिस्तान में जब भी किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, तो प्लानिंग तो बाय एंड लार्ज हम कहते हैं कि ये बड़ी अच्छी है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती जी। अगर एनर्जी स्ट्रेटजी की बात करें तो क्या होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मिक्स एंड ऑल दीस थिंग्स? देखें, एनर्जी स्ट्रेटजी हमारी जो सबसे पहली बात यह है कि एनर्जी स्ट्रेटजी है वो एक बड़ा एकेडमिक सी एक एक्सरसाइज भी है और है भी, बट इट डेफिनेटली लेज वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस फॉर यू टू इम्प्लीमेंट अ प्री डिटर्मिन्ड कोर्स ऑफ एक्शन। हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एनर्जी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले जो काम होना चाहिए वो एनर्जी सेक्टर और पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है, स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, ताकि जब एक डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी का बना लें वो तो एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, बट नेवरदलेस इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप रिफॉर्म्स लाएँ अपने एनर्जी सेक्टर में, उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी कई किस्म के आएंगे, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेवल पे, फिर जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ पब्लिक प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो कि पावर सेक्टर में, उसके बाद आप अपनी एनर्जी स्ट्रेटजी को सबसे बड़ा लाजमी जो हिस्सा होता है उसमें ये कि आप अपने जितने भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनके भी रोल को सही तरीके से डिफ़ाइन करके उनको भी आप इंडिपेंडेंट और मार्केट बेस्ड करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी स्ट्रेटजी में इंडिजनाइजेशन इज़ नंबर 1. should be the principal objective that we should be striving at. उसमें एनर्जी एफिशिएंसीज भी है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर के जितने भी एवेन्यूज़ हैं उसमें एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन भी है, उसमें शेल ऑयल एंड गैस में भी है, उसमें रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत आ जाती है, बल्कि आई सी लॉट ऑफ फ्यूचर ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी गोइंग फॉरवर्ड। तो हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी के ये जो 3-4 मेजर एलिमेंट्स हैं उसमें ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस भी कम करने हैं, उसमें हमें इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी सेक्टर में जो है उसको हमने कंपार्टमेंटलाइज करना है कि जनरेशन में हमने कितनी फंड्स को डालना है, कितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ में डालना है, इम्प्रूवमेंट ऑफ आवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, इम्प्रूवमेंट इन आवर गैस पाइपलाइंस। फिर सबसे बड़ी बात है स्टोरेजेस। और एनर्जी हमने जो स्टोरेज करनी, स्ट्रेटेजिक स्टोरेजेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रखनी है फॉर अवर कंट्रीज नीड्स एंड फॉर एनी अनफोर्सिन सिचुएशन, वो भी हमने किस तरीके से, तो ये सारे अवामिल हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी का हिस्सा होना चाहिए। दे शुड बी वेल डिस्कस्ड एंड डिबेटेड। अब इसमें एक चीज़ कि जब हम फ्यूल ऑयल इम्पोर्ट की बात करते हैं तो फ्यूल ऑयल इम्पोर्ट जो हमारी एक साल की है ना, कोई 6-7 मिलियन टन तो है। जी, राइट। 6-7 मिलियन टन अगर फ्यूल ऑयल इम्पोर्ट है हमारी, तो इस पर एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये कि जी हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो ऐसा हमारी डिमांड से मैच करती नहीं है। जी। तो क्या रिफाइनरीज़ पे हमने फोकस रखा ही नहीं है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग? जी, रिफाइनरिंग कैपेसिटी हमारी 18-19 मिलियन टन्स की है, जिसमें कि यूटिलाइजेशन जो है ना वो 12-13 मिलियन टन्स हम कैपेसिटी यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी रिफाइनरीज़ की। डिमांड जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की है वो तकरीबन 22 मिलियन टन्स
की है, तो नहीं कर पा रहे हम नहीं कर पा रहे। और हमारा ओवरऑल जो अगर हम टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट में करें तो हमारी रिक्वायरमेंट है तकरीबन 76 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट पाकिस्तान की, जबकि हमारी जो सप्लाई और अवेलेबिलिटी है वो तकरीबन 66 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है। तो हमारा जो गैप है ना वो 6 से 7 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है बेसिकली, जो हम पूरा नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है। हमारा GDP का 2% हिस्सा जो है वो सिर्फ एनर्जी की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से पिछले कई सालों से होता चला आ रहा है। तो ये तमाम जो हक़ाइक़ हैं ये हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, बहुत हैम्पर करते हैं। तो हमारे बजट की एक कॉन्स्टेंट भी होता है ना, एक लिमिटिंग फैक्टर भी होता है कि जिसकी वजह से आप सर्टेन थिंग्स यू वांट टू डू बट यू कैन नॉट डू, वो फिस्कल स्पेस नहीं होता, वो स्पेस भी नहीं होता बिल्कुल। और वो आपको फिर चाहे और हर चीज़ आपको अवेलेबल हो, लेकिन लिमिटेड फैक्टर की वजह से यू आर कंस्ट्रेंड टू डू सर्टेन थिंग्स। तो उसमें प्राइमरीली वी शुड रियली एड्रेस दीज इश्यूज़, ताकि ये कि हम जो फिर प्लान करें उसको फिर हम इम्प्लीमेंट भी कर सकें। साहब ये जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है, अगर इस पे अगर हम बैरून मुल्क से सरमायाकारी, वैसे तो हम कर नहीं पाए, अगर हम देखें तो बैरून मुल्क से सरमायाकारी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। पैसा आ नहीं रहा, बल्कि यहाँ से जो कंपनीज़ आई थी यहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी। अब वो अगर मैं सिर्फ इस माली साल के अभी तक के जो फिगर्स मेरे पास हैं वो तो है कि जो प्रॉफिट रीपेट्रिएशन हुई है कि वो कंपनीज़ आई गैर मुल्की, उन्होंने यहाँ पे सरमायाकारी की। अब वो जो मुनाफा कमा रही हैं उसकी मद में कोई 1.2 अरब डॉलर तो पाकिस्तान से बाहर जा चुका है। जी। और अगर मैं गैर मुल्की सरमायाकारी की बात करूँ तो 1 अरब डॉलर भी नहीं हुआ। सरमायाकारी बेसिकली रिफाइनिंग कैपेसिटी पे आपके ख्याल में ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए कि अगर इसी तरह फ्यूल ऑयल इंपोर्ट करते रहे, डिपेंडेंस रही, और यहाँ पे हमारे पास रिफाइनिंग कैपेसिटी एज सच इतनी नहीं है जितनी की डिमांड है। तकरीबन जैसे आपने बताया कि आई थिंक 40% हम लैग कर रहे हैं इसमें। हाँ, 30-35% हम 30 से 35% भी अगर हम कर रहे हैं तो इस पर फोकस मेरे ख्याल से अभी तक हमने नहीं रखा। जी, रिफाइनिंग से पहले जो है ना हमारी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है ना, आवर एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर ऑयल एंड गैस लोकली, राइट। हमारे पास जो हमारा जितना भी सेडिमेंट्री एरिया अबाउट 850,000 किलोमीटर का पाकिस्तान का है, उसमें रफली 40% हैज़ ओनली बीन सॉर्ट ऑफ स्कैंड फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन, बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर। तो हमें सबसे पहले तो देखना चाहिए कि हम इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद अगर हमारी प्रोडक्शन या फ्यूचर में बढ़ रही है, हमने डिस्कवरी की है, येस वी हैव टू ऐड वैल्यू टू दैट डिस्कवरी बाय पुटिंग इन स्टेट ऑफ द आर्ट रिफाइनरीज आल्सो। हमारे यहाँ जो रिफाइनरीज हैं वो इतनी लेटेस्ट भी नहीं है, मॉडर्न भी नहीं है, एक्सेप्ट पार्को एंड अब कुछ अपग्रेडेशन रिफाइनरीज की करंटली हो रही है जो कि यूरो 2 स्टैंडर्ड के फ्यूल भी बनाएगी, और जो गैसोलीन है वो 87 रॉन और 92 रॉन और रिसर्च ऑक्टेन नंबर जो हैं उसके हिसाब से जो है ना वो प्रोड्यूस भी करेगी। लेकिन हमारे मिडल ईस्ट में जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो इज़ क्वाइट एडिक्वेट, इट्स वेरी मॉडर्न रिफाइनरीज that are working in the Middle East, very close to ours, and they are giving the best product specifications and at a very competitive prices, जो कि तो रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाने से बेहतर है कि हम अपनी रिफाइनरीज जो एग्जिस्टिंग है ना उनको अपग्रेड करें, ताकि वो हमारी कंट्री के हिसाब से वो प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्ट्स को वो बना सके, नंबर 1। और ज़्यादा हमें जो है ना वो एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग एंड प्रोडक्शन ऑनशोर एंड ऑफशोर की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये कि हमारे पास रॉ मटेरियल होगा, देन वी शुड ऐड वैल्यू टू इट थ्रू द रिफाइनिंग एंड मे बी वी गोइंग टू पेट्रोकेमिकल्स एज वेल एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम। अच्छा, फॉर लास्ट राउंड अगर मैं कोई 10-15 साल की बात करूं तो हमने शायद 2 चीज़ों को देखा ही नहीं, या सिर्फ अगर देखा है तो सिर्फ पॉलिसीज़ ही बनाई है, लेकिन एज सच उस पर हमने फोकस नहीं रखा। नंबर 1 कि एक्सप्लोरेशन की जब हम बात करते हैं तो ये बात हम कहते हैं कि जी अगर 4 कुएँ खोदें तो कम से कम एक में से हमें एनर्जी मिलेगी, हाँ। ठीक है। और वो हम इकनॉमिक जो फिगर्स देते हैं या इकनॉमिक सर्वे उसमें हम लिख भी देते हैं बड़ा अच्छा, और जब हम बात करते हैं तो कहते हैं जी देखें कितनी ज़्यादा, लेकिन इस पर बिल्कुल आई एग्री विद यू कि हमने फोकस नहीं रखा, सिर्फ हम बातें ही करते रहे। तो एक्सप्लोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी मच, यू राइटली सेड कि इस पर हम फोकस रखें। इसमें क्या जो हिच है आपके ख्याल में, इज़ इट कि हमारे पास पैसा नहीं है या विल नहीं है, या जो लोग बेसिकली जिनको काम करना चाहिए, जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको काम करना चाहिए, उनके अंदर कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है, लोग इतने टेक्निकली साउंड नहीं है,
क्या वजूहात आपने क्या है? जितनी भी वजूहात बताई हैं, इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग, या फिर इट्स अ बिट ऑफ एवरीथिंग व्हाट यू हैव सेड, ठीक है। तो वो रिजल्ट ये होता है कि हम वो जो सोचते हैं या जो लिखते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी वो आपको नज़र भी आ रहा है कि इन द लास्ट मैनी ईयर्स, आप 30 साल पहले के अखबार उठा के देख लें, उसमें ये कमिटमेंट है कि 1 साल में लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। 30 साल पहले के अखबार उठा के देख लें, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, वो मे बी एग्रेवेट हो रही है। अब उसको वो बेसिकली लिखा था इस साल, उसमें वो साल नहीं बताया। हाँ, साल नहीं बताया। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है बिल्कुल, लेकिन जब तक हम अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आएंगे, हम अपना एजेंडा नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को उस पोजीशन में, यस हमारी जो एनर्जी, फ्यूचर की एनर्जी मिनिस्ट्री है फॉर एग्जांपल, जो कि उसमें सही टेक्निकल और टेक्नोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेट्स का सही बैलेंस होना चाहिए, जो कि जिनके पास एक एजेंडा होना चाहिए कि इन द नेक्स्ट 5 years यू हैव टू कंप्लीट दीज ऑब्जेक्टिव्स, और उसमें अननेसेसरली चेंजेस भी नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। देखिए अभी मेरा अगर टॉक शो एनर्जी के हवाले से है तो आई रिक्वेस्ट यू टू कम, बिकॉज आई नो दैट आपके पास एक्सपर्टीज़ हैं और आप इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे आदमी को बुलाऊं इस टॉपिक पे बात करने के लिए जिसको पता ही नहीं है, तो वो क्या बात करेगा। इसी तरह अगर मैं आपको कहूँ कि आप आइए हम कैपिटल मार्केट पे बात करेंगे, तो आप बात नहीं कर सकते। हर इंसान की अपनी एक्सपर्टीज़ है। सो यू बीइंग द एनर्जी एक्सपर्ट, आप इस पर बेहतर। हम जब वो बनाते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं या कमेटीज़ बनाते हैं, तो शायद उसमें क्या कहूँ नहीं, आई थिंक इसमें बड़ी बुनियादी चीज़ें कि हमें सबसे पहले बुनियादी चीज़ों को अपना, जब तक हम स्ट्रक्चर सही खड़ा नहीं करेंगे, तो आपको ना तो वो एक चीज़ सही तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। वो इट डज़ नॉट वर्क लाइक एन ऑयल्ड मशीन के, जो कि वंस यू स्टार्ट अ प्रोसेस एंड देन इट गोज़ थ्रू अ लॉजिकल एक चैनल से गुजरते हुए वो फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाती है। एंड देन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप भी एग्री करेंगे कि हम जितने MOU साइन करते हैं या जितने प्रोजेक्ट्स को कंसीव करते हैं, उनमें से हार्डली 1 या 2 या 3% इवेंचुअली सीज द लाइट। अग्रीड। तो ये इतना ये ट्रेजेडी है हमारे मुल्क के साथ कि वो फीता काट लिया, तस्वीर खिंच गई, वो ओपनिंग हो गई, सारा कुछ हो गया, बट इन रियलिटी होपफुली आई एम होपिंग दैट इन फ्यूचर कि हमारा ये जो परसेंटेज है ये 1% से बढ़ के 20% तक चली जाएगी, कि ऑफ ऑल द 100 प्रोजेक्ट्स दैट इवेंचुअली वी कंसीव और वी थिंक अबाउट, 20% रियली कन्वर्ट इनटू रियल प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट, जिसमें कि लोग एम्प्लॉयड भी होंगे, जिसमें कि वैल्यू ऐड भी होगी, जिसमें हमारे मुल्क को ऑफ कोर्स की लोकल ज़रूरियात भी पूरी होंगी और हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। तो ये दैट गोज़ फॉर ऑल द सेक्टर्स ऑफ। आप अगर सोहेल साहब आज से 10 साल पहले की फ़िगर्स, 12 साल पहले की फ़िगर्स देखें कि ऑयल इंपोर्ट बिल में हम कितने पैसे देते थे, तो आपको लगेगा $2.5 अरब, $3 अरब। और आज की फ़िगर देखें तो अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो $12.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की हमने ऑयल इंपोर्ट, हालांकि प्राइसेस इतनी कम हुई। तो जब ये 2 से 3 अरब डॉलर की ऑयल इंपोर्ट थी हमारी, और फिर जब 15 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक पहुंची बेसिकली, तो हम सबको पता था, हम बड़े खुश होते थे। हम कहते थे कि जी एनर्जी की जब कंजम्पशन होती है किसी मुल्क में ज़्यादा, तो वहाँ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, राइट। लेकिन उसके लिए हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई, हमारी एनर्जी स्ट्रेटजी थी क्या कि ठीक है, अगर एनर्जी में इजाफा हो रहा है, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है, तो हम अपनी इंडिजिनस रिसोर्स को कितना ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए अमेरिका जैसा मुल्क जिसकी इकॉनमी 18 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स की इकॉनमी है, वहाँ अगर आज से आप 10 साल पहले की भी फिगर्स देखें तो 60% से ज़्यादा उनकी एनर्जी की जो प्रोडक्शन होती, जो भी कंजम्पशन थी, उसका 60% तकरीबन वो इंडिजिनस रिसोर्सेज ही थी। जी। हम अक्सर कहते हैं ना कि जी अमेरिका बहुत इंपोर्ट करता है। आप देख लें कि गल्फ़ से जो इंपोर्ट होती थी आज से 10 साल पहले भी देख रहे हैं, तो ये 15 से 20% के करीब होती थी, इससे ज़्यादा वो इंपोर्ट करते ही नहीं थे। जी। हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को डिस्कवर करने की शायद जहमत ही नहीं की। हमारी कुछ जोग्राफिकल लिमिटेशंस भी थी। टू टेल यू जो फैक्चुअल पोजीशन है, बलूचिस्तान का बहुत सारा एरिया जो है वो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके, या जो बाहर की जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज थी उन्होंने भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं किया, या वो सिक्योरिटी कंसर्न से उनकी वजह से वो आ नहीं सकी यहाँ पे, या लाई नहीं गई। तो जब तक हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी तो ENP सेक्टर जो है वो हमारा अनफॉर्चुनेटली वो सफ़र करेगा। लेकिन हमारे ऑफशोर जो ब्लॉक्स हैं एक्सप्लोरेशन के, वो भी आइडेंटिफाइड हुए हैं, ऑनशोर भी हुए हैं आइडेंटिफाइड। दे विल होपफुली बी अवॉर्डेड टू द राइट जेन्युइन पार्टीज हु आर willing to invest and go in that area and explore oil and gas.
लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट वी शुड बी गिविंग लॉट ऑफ वेटेज टू इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी मिक्स इन पाकिस्तान's एनर्जी मिक्स, बिकॉज पूरी दुनिया में ये अभी जो रिसेंटली क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई है पेरिस में, उसमें ये यूरोपियन कंट्रीज़ ने, EU ने ये रिजॉल्व किया है कि they will make it mandatory for all the countries to increase the renewable mix to up to 31% from the present level. I understand. अगर हम देखें, very very agreed. I think ये जब हम जो इकोनॉमिक सिनारियो अपने मुल्क की बात करते हैं या फिर अगर दुनिया के इकोनॉमिक सिनारियो की बात करते हैं, एनर्जी का किरदार बड़ा अहम होता है कि अगर हम 2007-8 की बात करें, बड़ी तेज़ी से हमारी एनर्जी कंजम्पशन हो रही थी, तो हमारे मुल्क में ही हम ये कहते थे कि जी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। वेल सेड। लेकिन जो मेरा बेसिकली क्वेश्चन था वो है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज़ एज सच वैसी बनाते नहीं हैं, अभी भी नहीं बना रहे जी, जो हमें बनानी चाहिए ताकि हम अपने मसाइल को कोशिश करें कि खुद ही हल करें। जी 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 जी, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली। जी जी बिल्कुल। देखें, स्ट्रेटजी बनाना एक एकेडमिक एक्सरसाइज है जो कि एक लाजमी है, ऑफ कोर्स इज़ द फर्स्ट स्टेप, लेकिन स्ट्रेटजी हमारे यहाँ मसला ये है कि इम्प्लीमेंट नहीं होती, दैट इज़ द इशू। और जो अभी बजट आ रहा है, अगर पिछले माली साल में हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल कोई अराउंड 12.1 अरब डॉलर था और इस माली साल में, और आई फील इसके होगा कोई 7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, 7 अरब डॉलर तक का होगा, इससे ज़्यादा शायद ही हो। तो अगले माली साल का जो बजट अभी पेश होने जा रहा है, आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत इस चीज़ को लाजमी देखेगी कि यार अगर ऑयल इंपोर्ट बिल में हमें 6-7-8 अरब डॉलर का की कोई सेविंग हो रही है तो ये जो पैसा है इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दें या फिर रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ा दें या फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें ताकि आने वाले दिनों में हम मसाइल से दो चार ना हों। जी जी, देखें, जो पिछले साल 2015-16 में इन्होंने अपनी जो बजट बनने से पहले एक बजट एजम्पशंस में सबसे प्रिंसिपल जो 2-3 चीज़ें होती हैं वो तो ये है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का सिनेरियो क्या होगा। तो 2015-16 में जो इन्होंने बजट बनाया होगा, मोस्ट लाइकली वो $65 या $70 पर बैरल पे उन्होंने बनाया होगा बजट। मेरे ख्याल में $100 फी बैरल, अगर 100 पे बनाया, लेकिन एक्चुअली जो है ना वो एवरेज प्राइस अगर हम निकालें तो वो $65-70 के लगभग, तो उनको एक जो सिनेरियो चल रहा था उसको चल रहा था, तो वो एक बहुत बड़ा उनको एडवांटेज हो गया कि जो बजट उन्होंने हाई किया हुआ था, एक्चुअली द ऑयल प्राइसेस वर लो, तो उनको काफ़ी फिस्कल स्पेस मिल गई। अब इस साल भी जो बजट बनेगा 2016-17 का बनेगा, उसमें भी जो ऑयल प्राइसेस सिनेरियो वो यही जा रहा है कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर आई सी द प्राइसेस गोइंग, जो करेंगी फ्लक्चुएट बिटवीन 45 and 55 करेंगी। टुवर्ड्स द 6 months ऑफ 2017, जून 2017 में दे कैन गो अप टू $65-70 उसका कोई अपवर्ड ट्रेंड रहेगा। तो अभी जो बजट बनाना चाहिए दैट शुड बी अराउंड $70 पर बैरल के हिसाब से अजम्पशन पे बजट इनको बनाना चाहिए, और जो भी हायर साइड पे होगा, हायर साइड पे विल बी बेटर, और उसके हिसाब से फिर दे हैव टू बैलेंस इट आउट। बट वन थिंग दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज़ दैट रेमिटेंसेस कैन बी इम्पैक्टेड नेगेटिवली इन द नेक्स्ट ईयर फ्रॉम अरब कंट्रीज़। तो वो अगर हम अभी 16-17 बिलियन ईयर कर रहे हैं तो उसमें कमी वाक़या हो सकती है बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स दैट हैव हैपेंड इन द मिडल ईस्ट। उनमें कई प्रोजेक्ट शेल्व हुए हैं, फिर कई उन्होंने सब्सिडीज़ विदड्रॉ की हैं, फिर कई प्रोजेक्ट्स बंद होने की वजह से ले ऑफ्स भी होंगी, लोग वो घरों को वापस भी आएंगे। तो रेमिटेंसेस का 2017 में सिनेरियो है ना वो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं, अग्री विद यू, रीज़न भी कि अगर मैं पिछले माली साल को देखूं तो पिछले माली साल में जो तरसीलात आई थी, रेमिटेंसेस आए थे, वो टोटल थे 18.5 बिलियन अमेरिकन डॉलर। उसमें जब मैं एनालिसिस करा तो GCC से आए थे, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल से आए थे, वो तकरीबन 12 अरब डॉलर थे। जी जी जी। इस माली साल में अभी तक तो रेमिटेंसेस में एज सच हमने कोई कमी नहीं देखी, इजाफा देखा है अभी तक भी देखे ना। बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल ईयर, अब ये जो बाकी तकरीबन 1 महीना रह गया है, व्हाट आई सी इसकी कोई 19 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स तक तो लाजमी रेमिटेंसेस आएंगे, लेकिन अगले माली साल में देयर मे बी सम काइंड ऑफ जी जी, मैं 15 से 20% तक कमी देख रहा हूँ अगले माली साल के एंड तक, क्योंकि ये जो अभी ऑयल प्राइस अभी हायर देख रहे हैं 50 के करीब है, ये काफ़ी चांसेस हैं कि ये वापस 40s में आ जाए, 40s में रहे और 30s में भी ये जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन few things that may or may not happen. क्योंकि 27 तो हमने देखा है, 27 तो देखा है बिल्कुल, ये वापस भी जा सकती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीचे जाएगी ये। अच्छा, अगर हम अगेन लुकिंग एट द इंटरनेशनल सिनेरियो,
अगर ईरान की प्रोडक्शन में इस वक्त अगर हम देखें तो 3.6 मिलियन टन से तो ज़्यादा ही है, अगर ये आ जाती है बड़ी इमीडिएटली कोई 4 मिलियन बैरल्स पर डे अगर आ जाती है, तो डू यू थिंक कि इसका इम्पैक्ट इमीडिएट देखेंगे या इसमें कोई? अच्छा, ये ईरान की जो 4 मिलियन बैरल्स डे इतनी जल्दी आ नहीं सकती, उसमें ज़रा टाइम लगेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो आ सकती है वो है कुवैत और सऊदी अरेबिया का जो डिवाइडेड जोन है, वाफरा ऑयल फील्ड है, फिर खफजी ऑयल फील्ड है, जिसकी 1 मिलियन बैरल्स डे की ऑलरेडी अवेलेबिलिटी है। अगर ये पॉलिटिकली डिसाइड हो जाता है बिटवीन सऊदी एंड कुवैत टू पुट इट इन द मार्केट, द प्राइस विल डेफिनेटली गो डाउन, you know, because of that 1 million barrel. तो ईरान का तो भी टाइम लगेगा, लेकिन there are many factors that can come into play which will improve the supplies. I understand. Sohail Ahmed Butt साहब, it was really wonderful having you on the show. Thank you so much. Thank you so much. Well, नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खलील अहमद और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।